हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। ये जो आपका है अध्याय 4 है, क्लास 8 का बुक है। 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पीडीएफ के साथ। ये जो आपका चौथा अध्याय है, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना है। सिर्फ यहाँ पर स्वर्ण युग की कल्पना की गई थी, इसके लिए आदिवासी ने भी संघर्ष किया था। इस अध्याय में जो वर्णन है और आदिवासी के जीवन में भी किस प्रकार अंग्रेज़ों के अत्याचार का प्रभाव पड़ा था, इस एक्सरसाइज में आपको यही समझना है। और दीकू का मतलब ये जो है आदिवासी, दीकू यानी बाहरी लोग, दीकू मतलब बाहरी लोग, जैसे आपका अंग्रेज हो गया, और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 3 टाइटल में इस अध्याय को बांटा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये जो आपका शुरू होता है स्टोरी, आपने बुक में भी पढ़ा होगा, ये बिरसा मुंडा के नाम से ही ये स्टोरी शुरू होता है कि झारखंड में छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर के जंगलों में और गांव में घूमते हुए देखा गया था बिरसा मुंडा को। कब देखा गया था? 1895 ईस्वी में। झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में बिरसा मुंडा को कब देखा गया था? ये घूमते हुए इनको देखा गया था 1895 में। और ये जो इनको देखा गया था घूमते हुए अचानक से, तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया इनके बारे में कि इनके पास जो है चमत्कारी शक्तियां हैं, और चमत्कारी शक्तियों में जैसे कि ये सारी बीमारियों को दूर कर सकता है, या अगर अनाज की कोई छोटी सी ढेर है तो उसको वो कई गुना बढ़ा सकता है। और बिरसा मुंडा ने खुद ये ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने और बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ये खुद बिरसा मुंडा ने ऐलान किया था। तो अगला प्रश्न है आपका, किसने खुद को लोगों की रक्षा करने और उनको दिखवों यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत बताया था? ये है आपका बिरसा मुंडा। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये आपका जो कोटेशन है, इसको देखकर ऐसा नहीं लगता है। प्रश्न अब आजकल काफ़ी बड़े बड़े पूछे जा रहे हैं, आंसर बिल्कुल एकदम साधारण सा होता है। और उसके बाद जब लोगों ने ऐसा इनको चमत्कारी समझना शुरू कर दिया, तो कुछ समय के अंदर ही हजारों लोग बिरसा मुंडा के पीछे पीछे चलने लगे और सभी लोग जो है बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगे। और उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने वो आया है। समस्याएं क्या थी? तो वही अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर लोग रह गया था। झारखंड, जहां अभी जिस प्रांत को अभी हम झारखंड कहते हैं, उस प्रांत की बात हो रही है। फिर प्रश्न आता है कि दीकुओं से क्या तात्पर्य? ये बाहरी लोग हैं। और बिरसा के समर्थक आदिवासी कौन कौन थे? तो ये आप देख रहे हैं, आपने स्टेट में भी देखा था कई आदिवासी होते हैं, और इसमें भी आप आगे चल के देखेंगे। और आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है 12 तक कंटिन्यू हिस्ट्री कंप्लीट करिए, तो 8 तक कंटिन्यू करके बहुत जल्दी 2-4-10 दिन में अब जो है आपके 8 क्लाट का जो है 8 इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन 9th का करेंगे, और उसको बहुत फास्ट ख़त्म करेंगे, क्योंकि उसको हमने स्टेट में बहुत डिटेल से पढ़ा है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, नोट्स को लेकर के हम बिल्कुल प्रयास में हैं कि इसका एक बुक ही प्रिंट करवा दें, लेकिन अभी स्थिति बहुत ख़राब है देश की, तो अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से आपको जो सुविधा मिल रही है उसको पढ़िए। अगर आप लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ एक एक लाइन से प्रश्न निकाला गया है, वो आप लोग खुद समझ रहे हैं। तो दीकुओं से क्या तात्पर्य है? तो आपने समझ लिया, ये बाहरी लोग हैं। और बिरसा के समर्थक आदिवासी कौन थे? तो आदिवासी कई थे, जैसे कि आपने संथाल देखा है, उराव देखा है, कई बैगा आदिवासी है, कई तरह के आदिवासियों का इस एक्सरसाइज में चर्चा है, आगे और भी है। तो यहाँ पर जो संथाल और उराव को दिखाया गया है, यहाँ जो बिरसा का जन्म हुआ था उनके बारे में महत्वपूर्ण पैराग्राफ है आपके बुक में, कि ये जो बिरसा मुंडा थे, इनका जन्म हुआ था एक मुंडा परिवार में, इसीलिए इनके नाम के पीछे टाइटल लगा था बिरसा मुंडा। और मुंडा जो है एक जनजातीय समूह है। जनजाति आप समझ रहे हैं कि क्या है? जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तो मुंडा एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है, उसी में बिरसा का जन्म हुआ था। और बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे कि संथाल और उराव, ये भी शामिल हो गए। और ऐसा नहीं है कि अचानक से जब बिरसा के जन्म के बारे में दिखाया जा रहा है तो ये भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत नहीं हो सकते हैं। बात यह है कि बिरसा ने बचपन से ही देखा अपने पिताजी को, अपने दादाजी को अंग्रेज़ों के गुलाम, और उनके घर में जिस तरह की बातें होती थी
वो सब वो ध्यान से सुनते थे। बिरसा मुंडा ने सब कुछ जो भी प्रताड़ना अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा जो भी था, सबको वो घर में देख रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने ये धारणा बनाई और वो अचानक से घर से बाहर निकले। तो आइए आगे चलकर हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये है कि बिरसा के समर्थक आदिवासी कौन थे? संथाल और उरांव थे। फिर आपका है कि देश के विभिन्न भागों में, भारत देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में कब सक्रिय हो गए? तो 19वीं सदी तक। इसका मतलब आप समझिएगा कि जिस तरह आपने क्लास 7 में भी आदिवासी के बारे में पढ़ा था कि उनका जो कबीला था, जो ब्राह्मण द्वारा जो समाज में रीति रिवाज रस्म बनाया जाता था, उनसे वो लोग बिल्कुल अलग था। और जब इसी अध्याय में आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे किस तरह अंग्रेज़ों को आदिवासियों की बात माननी पड़ी। तो ये प्रश्न आपने देख लिया कि जनजाति किस तरह से जीते थे। तो ये 19वीं सदी आते आते ही भारत के विभिन्न भागों में ये फैले। और आप अपने बुक में जब देखिएगा तो भारत के किस किस भागों में आदिवासी फैले हैं वो सब दिखाया गया है। अब जो है यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है झूम की खेती। और झूम की खेती से सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे झूम की खेती कहते किसे हैं? तो घुमंतू खेती को ही झूम की खेती कहते हैं, यानी वैसी खेती जो घूम घूम कर किया जाता है। इसका एक प्रश्न और भी है, झूम खेती कहाँ की जाती है? जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर। अब समझना है ये खेती कैसे की जाती है। तो ये लोग आदिवासी लोग क्या करते थे? ज़मीन तक धूप को लाने के लिए पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये जो अधिक घना होता है, इसको आदिवासी लोग काट देता था ताकि ऊपर से डायरेक्ट ज़मीन पर धूप आए। और इसको काटा हुआ जो ये भाग रहता था ये ज़मीन पर गिरा, फिर ज़मीन पर धूप आई, ये सूख गया। फिर इसको जलाकर यहाँ पर इसको जलाकर घास फांस ऊपरी हिस्सों सबको जलाकर साफ कर दिया जाता था। और इसको जलाने से जो राख पैदा होती थी, इसी राख को फिर ज़मीन पर छिड़क दिया जाता था। और इस राख में पोटास होता था और इससे मिट्टी उपजाऊ होती थी। अब जो है आदिवासी यही काम करते थे, वो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते थे और कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। और खेतों को वो जोतते नहीं थे। अभी जिस तरह हम लोग हल बैल का प्रयोग करते हैं, अब तो ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। तो उस समय वो ट्रैक्टर हल बैल का कुछ प्रयोग नहीं होता था। वो लोग खेत को जोतने और बीज को रोपने की बजाय बस यूं ही बिखेर देते थे। और जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, यानी एक जगह पर एक ही बार फसल उगाते थे। इसी को ही झूम की खेती इसमें कहा गया है। और जहां उन्होंने फसल काटी थी या जहां उन्होंने फसल उगाया, वो जगह कई साल तक परती रह जाती थी, यानी वहाँ पर किसी का उस समय तक कोई दावा नहीं था, कोई अंग्रेजी शासन नहीं था, किसी प्रकार का कोई दावा नहीं था। तो इस तरह हमने सब समझ लिया झूम की खेती किसे कहते हैं, ये कौन करते हैं और झूम की खेती कहाँ कहाँ की जाती है। अब हम इसमें समझेंगे कि घुमंतू किसान जो थे, अब जो खेती करने लगा तो उसका दर्जा किसान की गिनती में आने लगा। तो ये जो घुमंतू किसान थे ये मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो ये घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय या जंगली पट्टियों में रहते थे। जंगल ही आदिवासियों को पसंद था और अभी भी आदिवासी जंगल के तरफ ही रहते हैं, जंगली पहाड़ पर्वत इलाके में ही रहते हैं। जंगल से इनका पुराना रिश्ता है। ये जो आदिवासी समुदाय की ज़िंदगी थी, ये जंगलों में बिना किसी रोक टोक के हर फसल को अपने ज़मीन पर उगा लेते थे। फसल को उगाने के लिए जंगलों का इस्तेमाल कर लेते थे और इनको किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी। उसके बाद यहाँ से आपका है कि कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे, यानी कुछ आदिवासी ऐसे थे जो शिकारी भी थे और संग्राहक भी थे। तो यहाँ से हम समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे और वन में जो भी चीज़ उपजता था, यानी वन्य उत्पाद जो होता था, वन में जो भी चीज़ मिलता था, जो भी उपजता था, उसको इकट्ठा करके वो अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो सखुए का पत्ता होता है, अभी भी भोज में उसका प्रयोग किया जाता है। अभी भी सोचिए ये कब से चला आ रहा है। उस पत्ते को समेट कर लेकर जाना, फिर उसको एक एक पत्ते को जोड़ना या फिर किसी और के हाथ बेचना। तो इस तरह से जो है आदिवासी वन्य उत्पादकों से भी अपना जीवन बसर करते थे। उसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बनता है कि उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी का कौन सा समुदाय रहता था? ये सभी समुदाय से जुड़े हुए प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो उड़ीसा के जंगलों में खोंड समुदाय के आदिवासी रहते थे। और खोंड समुदाय की जनजाति क्या खाते थे? तो ये जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। ये जो समुदाय थे, इस समुदाय के लोग
टोलियां बनाकर ये शिकार पर निकलते थे और जो भी हाथ लगता था आपस में उसको बांट लेते थे। जैसे जंगल में शिकार किए तो कुछ भी जानवरों का शिकार किए तो आपस में बांट कर खाते थे, या फिर जंगल में जो भी फल है, जड़ है, इन सबको, जिस तरह आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा है उसी तरह आदि मानव का रूप ही ये आदिवासी था। कुछ कुछ लक्षण उनसे मिलता हुआ, और फलों और जड़ों को ये लोग खाते थे। और खाना पकाने के लिए ये लोग जिस तेल का प्रयोग करते थे वो साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। और जब ये बीमार पड़ते थे तो इलाज के लिए भी ये लोग जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा की हुई चीज़ों को स्थानीय बाजार में बेच देते थे। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों के लिए जंगल कितना बड़ा जीवन था। जंगल नहीं तो आदिवासी का कोई जीवन नहीं। यहाँ तक कि जो भी कपड़ा बुनकर होते थे या चमड़ा कारीगर होते थे, ये सभी जो चमड़े की रंगाई करते थे या कपड़े की रंगाई करते थे, तो इन लोगों को कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी। तो वो फूल भी खोंड समुदाय ही इन लोगों को उपलब्ध कराते थे। तो अभी तक हमने जितना समझा है उस पर बने हुए सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये है आपका खोंड समुदाय की जनजाति क्या खाते थे, जंगलों में मिले फल और जड़ें। खोंड समुदाय के लोग खाना पकाने के लिए किस तेल का इस्तेमाल करते थे, ये है साल और महुआ के बीजों का। कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए किस फूलों का इस्तेमाल किया जाता था, कुसुम और पलाश। यहाँ पर ये लिखना आवश्यक नहीं है कि कपड़े बुनकर या फिर चमड़ा कारीगर, क्योंकि कपड़ा जो बिन रहा है वो बुनकर ही है और जो चमड़े का कुछ बना रहा है वो चमड़ा कारीगर है। उसके बाद है आपका कि किस समुदाय के जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते थे। ये है आपका प्रश्न, और इस प्रश्न को समझने के पहले हम इनके बारे में डिटेल समझेंगे। तो समझना ये है कि ये जो भी समुदाय थे, ये खोंड समुदाय या बेगा समुदाय, ये लोग क्या करते थे, ये समुदाय जो है अदला बदली का भी काम करते थे। जैसे इन समुदायों को चावल और अन्न अनाज कहाँ से मिलते थे, जब इन लोगों ने समझ लिया कि जंगल के फूल फल जड़ों के अलावा चावल दाल भी खाया जाता है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि ये लोग झूम की भी खेती करते थे, तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया था, ये सामान का या चीज़ों का अदला बदली भी करते थे। जैसे ये अपने कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। जैसे जंगल से जो ये लोग सेलेक्ट करके चुन कर, जैसे कुसुम का फूल, पलाश का फूल कांटों के बीच से निकालना, या फिर साल या महुआ के बीज को, इन सारी चीज़ों को या जड़ी बूटियों का पहचान इन लोगों को हो चुका था। आपने आदि मानव के बारे में भी पढ़ा है कि वो लोग भी बहुत सतर्क होकर किसी भी पेड़ पौधे को प्रयोग में लाते थे, कहीं कोई जहर ना हो। तो इस तरह की पहचान करके जब जंगल से चीज़ों को ये लोग बाहर निकालते थे तो उस चीज़ों के बदले ये लोग चावल वगैरह खरीदते थे, और कई बार इन्हें अपने ज़रूरत की चीज़ खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। यानी बहुत सारी चीज़ों को इन लोगों को देना पड़ता था, बदले में इन लोगों को बिल्कुल कम सामान दिया जाता था। और कई लोग इसमें थे कि वो आसपास में नौकरी भी कर लेते थे, बोझा भी ढो लेते थे, सड़क का अगर काम, सड़क बन रहा है तो वो उसमें भी काम कर लेते थे। कई आदिवासी खेत में मजदूरी भी कर लेते थे। जब वन का उत्पाद कम पड़ जाता था तो आदिवासियों को ये सब काम करना पड़ता था, मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था। लेकिन मध्य भारत में आदिवासी का एक बैगा समुदाय है, वो किसी के लिए भी काम नहीं करते थे, इसीलिए ये बैगा समुदाय जो है अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से बैगा समुदाय से प्रश्न बनना शुरू हो गया है, किस समुदाय के जनजाति खुद को जंगल के संतान मानते थे। ये आपके बैगा समुदाय के हैं। और बैगा समुदाय के जनजाति कहाँ रहते थे, ये मध्य प्रदेश में रहते थे। और ये मजदूरी करना इनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। ये अपमान की बात समझते थे मजदूरी करना। और फिर आपका यहाँ आगे है कि जब चीज़ आसपास पैदा नहीं होने लगी तो आदिवासी जो है इस चीज़ों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ने लगे। अब कुछ लोग तो सड़क निर्माण के काम में लग गए, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैगा समुदाय सब थे ये धीरे धीरे जंगलों से बाहर निकलने लगे, इधर उधर चीज़ों को खोजने लगे। इससे क्या हो गया, धीरे धीरे ये सभी समुदाय व्यापारी और महाजन पर आश्रित होने लगे, जो उधार पैसा दे रहे हैं, सूद पर पैसा दे रहे हैं। अब व्यापारी क्या करते थे, इससे बेचने के लिए चीज़ें लेकर जाते थे और भारी कीमत में उस चीज़ को बेचते थे, यानी अधिक दामों में बेचते थे। और जो सूद लेने वाले महाजन होते थे वो आदिवासी को कर्जा देते थे, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा आदिवासी से ये महाजन अधिक सूद लेते थे। और इस तरह जो है आदिवासियों को कर्ज और गरीबी की बाजार में ढकेलने वाले यही महाजन और व्यापारी थे। इसीलिए आदिवासियों ने
इस महाजन व्यापारियों को ही बाहरी शैतान और अपनी मुसीबतों का जड़ मानना शुरू कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासी किसे बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानने लगे थे। ये हैं आपके महाजन और व्यापारियों को। ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने आदिवासी ऐसे थे जो आदिवासी के समूह जो जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे, कब वो चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को यहाँ वहाँ मतलब मवेशियों के अनुसार भी जगह बदलते थे। जहाँ घास अधिक उपज रही है उधर मवेशियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते थे। इस तरह इन लोगों ने एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर अपने जीवन को बिताया। और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़िए थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो आपका प्रश्न शुरू होता है 1930 से 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच बिताने वाले वेरियर एल्विन कौन थे। तो इस प्रश्न को आप पहले आराम से समझिएगा कि 1930 से 40 के दशकों में यानी 10 साल तक जो है मध्य भारत में, जो आपने देखा मध्य भारत में बैगा समुदाय के लोग रहते थे। तो बैगा समुदाय और खोंड समुदाय के बीच ये जो बैरियर एल्विन थे ये कौन थे, एक प्रश्न ये है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके बीच जिन्होंने जीवन व्यतीत किया है ये थे बैरियर एल्विन, यानी कि प्रश्न में भी एक प्रश्न है। तो समझना यहाँ पर है कि ये जो बैरियर एल्विन ये ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे बैरियर एल्विन, और इन्होंने ही बैगा और खोंड समुदाय के बीच अपने कई साल बिताए और इन्होंने उनके बारे में लिखा है। बैरियर एल्विन ने इन समुदाय के बारे में लिखा है कि किस तरह वहाँ पर लोग काम करते थे, औरतें काम करती थी, पुरुष काम करते थे, पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे, पुरुष शिकार पर जाते थे। इस तरह से औरतें भी जो है इमली मशरूम ये सब फल बीन कर लाती थी। तो इस तरह उनके बारे में जो इतिहास लिखने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण ये भी है। बैगा समुदाय के बारे में इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश मानव वैज्ञानिक कौन थे, तो ये बैरियर एल्विन थे। तो इनसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आपका है मध्य भारत के आदिवासियों में सबसे अच्छा शिकारी किसे माना जाता था। ये बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था और बैगाओं को। और फिर नोट्स ऑन द खोंड्स यानी खोंड्स पर जो नोट्स लिखने वाले थे ये थे बैरियर एल्विन, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो सका था। ये अप्रकाशित रचना ही थी बैरियर एल्विन की, और ये रचना जो है 1939 की ये रचना थी बैरियर एल्विन की नोट्स ऑन द खोंड्स, और ये अप्रकाशित थी। इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ही है। हर प्रश्न, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया किस तरह से आपका खोंड समुदाय और बैगा समुदाय को आपने समझा। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है कि कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, और इसके बाद जो आपके साइड में कई शब्द हैं जैसे बेबड़ हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे परती है, साल है, महुआ है। तो मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि साइड में जितने भी प्रश्न हैं हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन इसमें तो मैंने वही कहा, हमने एक क्लास में आपको कहा था उसको लास्ट में देखेंगे, लेकिन उसको लास्ट में लिखने के बाद पता चला कि उतना मज़ा नहीं आता है। साथ साथ ही अगर इस शब्द का मतलब साइड में दिया है तो हमें साथ साथ ही लेकर उसको आगे बढ़ना होगा। तो उसको तो इसमें हमने लास्ट में कर दिया है, लेकिन आगे से जो भी क्लास आएगा मिलाते जुलाते हम लोग आगे पीछे से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, और फिर औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, ये है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि औपनिवेशिक शासन से जो है लोग, औपनिवेशिक शासन से आदिवासी के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो अंग्रेज के आने के पहले जो है आदिवासी का जीवन आपने समझ लिया है किस तरह से था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश शासन शुरू हुआ आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। और जिस तरह के आदिवासी में भी लोग मुखिया होता था, जो जिनके पास औरों से अधिक आर्थिक ताकत होती थी, या फिर आर्थिक समझ रहे हैं जो अधिक पैसा होता था, तो वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे और उसको मुखिया कहा जाता था। कई जगह ऐसे मुखिया होते थे आदिवासी के, उनका अपना पुलिस होता था और ज़मीन होता था, वन प्रबंधन पर वे नियम भी बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन की दस्तक पड़ी तो कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला आदिवासियों को जो मुखिया थे, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियाँ थी यानी वो जो शासन करते थे वो छीन लिया गया, और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम मानने के लिए आदिवासियों को भी बाध्य किया गया।
अब आदिवासी को भी अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था, आदिवासी को भी टैक्स देना पड़ता था अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। जिस तरह अंग्रेज़ के प्रतिनिधि आदिवासी को कहते थे ये करना है, ये नहीं करना है, इस जगह पे घर बनाना है या नहीं बनाना है। जब आप अपने बुक में फिगर देखेंगे तो देखेंगे कहीं दूर जंगल है और जंगल के बीच में अपना घर बना रहे हैं आदिवासी, लेकिन अंग्रेज़ों ने आदिवासी से ये आज़ादी भी छीन ली थी और आदिवासियों के पास फिर वो ताकत नहीं रही और वो परंपरागत जो काम था, यानी उनके पूर्वज जो काम को करते आ रहे थे, वो लाचार हो गए थे। उसके बाद जो घुमंतू काश्तकार थे, वो क्या हुआ, उनको घुमंतू काश्तकार यानी जो इधर उधर घूमते थे, उनके समूहों को काफ़ी परेशानी हुई। वो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ चाहते थे कि ऐसे आदिवासी जो इधर उधर भटकते रहते हैं वो एक जगह रुक कर काम करे। इससे अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा था कि वो जो है किसानों को, जो घुमंतू आदिवासी थे, अगर वो एक जगह रुक कर काम करेंगे तो अंग्रेज़ों को उस पर नियंत्रण रखना आसान होता और अंग्रेज़ अपने शासन के लिए आमदनी भी नियमित चाहता था। अब जो किसान यहाँ खेती कर रहा है कल वहाँ चला गया, तो अंग्रेज़ों को उससे आमदनी नहीं होता था, इसीलिए अंग्रेज़ ऐसा चाहता था। जब ये झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि ये आदिवासी बात ही नहीं मानते थे। तब जहाँ पानी कम होता था, मिट्टी सूखी होती थी, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था। अब अंग्रेज़ों ने आदिवासी को उसी तरह का ज़मीन देना शुरू कर दिया। अब इससे जो आदिवासी थे, जो झूम काश्तकार थे, इनको बहुत नुकसान होता था, फिर इनको टैक्स भी देना पड़ता था। इस तरह आदिवासी जो थे वो परेशान हो गए, लाचार हो गए। तब ये लोग पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार जो थे इस बात पर अड़ गए कि वो जिस तरह पहले से जीते आ रहे हैं उनको जीने दिया जाए, और बहुत ज़बरदस्त आदिवासियों ने विरोध करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ़। तब अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और फिर ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। ऐसा कुछ कबीला था जिसके नाम पर अंग्रेज़ों को संतोष करना पड़ा। ठीक है, इस इलाके में आप अपने अनुसार खेती कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने आदिवासी पर भी अत्याचार किया। तो इस अध्याय में आपका 11 पेज है, जिसमें कि आपने 5-6 पेज कंप्लीट कर लिया। 2 भागों में हम इसको देखेंगे। तो एक भाग हमने कंप्लीट आज कर लिया अभी इसी टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक आपका होगा वन कानून और उनके प्रभाव, तो अगले टॉपिक को हम अगले क्लास में यानी कि कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा अध्याय 5 शुरू होगा। तो मिलते हैं आपसे इसके बचे हुए भाग को लेकर अगले क्लास में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। आप लोगों को कितना समझ में आता है, मेरे बताने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोगों को, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। आप लोगों में से कोई भी नए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सारा डिटेल में मिल जाएगा एक्सरसाइज। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।